नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और बात देश की राजधानी दिल्ली की पहले, जहां शनिवार को भड़की हिंसा की आंच आज भी तेज है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसे जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जुटी हुई हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए सुबह जब पुलिस की टीम थी तो पथराव हुआ। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तारी में कोई भेदभाव नहीं है, सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी कहा कि जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे। बहरहाल इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे मुकेश सिंह सेंगर के पास, मेरे सहयोगी। मुकेश, जो एक बहुत अहम बात अभी अभी सामने आई है कि अगर हम स्क्रीन पे मुकेश सेंगर को दिखा सकें, ये सामने आई है कि किस तरह से जो पुलिस के अनुसार ये कहा गया है कि अनुमति नहीं ली गई थी और इस मामले में एफआईआर तक दर्ज हुई है। मुकेश, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, शुरुआत से सवाल उठ रहे थे कि जो शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या उस शोभा यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई है? क्योंकि दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे और उसी दौरान हिंसा हुई। तो ये सवाल लगातार उठ रहा था, जिसको अब दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। कुछ देर पहले जो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की डीसीपी हैं, उनका एक मैसेज आया है। उस मैसेज में कहा गया है कि शोभा यात्रा के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके खिलाफ सेक्शन 188 का केस दर्ज किया गया है। सेक्शन 188 जो है ये बहुत ही हल्की धारा होती है, जिसमें किसी सरकारी आदेश को ना मानने पर ये जो सेक्शन 188 है वो लगता है, जिसमें केवल 6 महीने तक की सजा होती है। तो इसके तहत केस दर्ज किया गया है और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रेम शर्मा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इस धार्मिक यात्रा के लिए, इस जो शोभा यात्रा के लिए कोई भी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं ली गई थी। ये दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है और इस मामले में जो एक शख्स हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए, और लगातार आप हालात पर नजर बनाए रखें। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जुड़ने के लिए। और वाकई में जिस तरह से जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये हिंसा हुई है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति होगी, परेशानी का मसला होगा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। देखिए निधि जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हर दिल्ली वासी के लिए, हर हिंदू के लिए और हर मुसलमान के लिए कि धार्मिक शोभा यात्रा जिसके अंदर लोग अपने परिवार के साथ सम्मिलित होते हैं, लोग अपने घरों की जो लेडीज हैं उनको लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, ऐसी शोभा यात्रा को आज हम इतना बदनाम कर देते हैं कि उसके अंदर हमें समाज के असामाजिक तत्वों को बुलाना पड़े, उसके अंदर तलवारें लहराई जाएं, उसके अंदर अनलाइसेंस्ड बंदूकें और देसी कट्टे लहराए जाएं। ये बहुत बहुत शर्मनाक है। और उसका दूसरे धर्म के लोगों से झगड़ा हो, उस तरफ भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हों, जिनकी तरफ से पत्थरबाजी हो, इस तरफ तलवार उठाने वाले लोग हों, ये तो बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। मैंने 16 तारीख को आप ही के स्टूडियो के पास ग्रेटर कैलाश के अंदर एक शोभा यात्रा निकाली। उसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है इकट्ठे हुए। रास्ते के अंदर जितने मंदिर आते हैं, जितने मस्जिद आते हैं, सब जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। सावित्री नगर खिड़की एक्सटेंशन में मुस्लिम भाइयों ने बाकायदा स्टॉल लगाकर मुझे गदा भेंट की, यात्रियों को और जो शोभा यात्रा में लोग थे उनको शरबत पिलाया, उनको केले का प्रसाद बांटा और वो यात्रा वहां से अगली जगह चली। हर तरीके के लोग, मेरी शोभा यात्रा में सिख भाई थे, ईसाई भाई थे, बीच में केले खत्म हो गए तो सिख भाइयों ने केले खरीद के जो है उसके अंदर भेंट किया कि भाई केला खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए दिल्ली के अंदर कि लोगों के बीच में प्यार बढ़े। सौरभ, तो ये जो हमारे समाज की समरसता वाली बात है, आप कह रहे हैं आपकी शोभा यात्रा में थी, तो यहाँ पे क्यों नहीं थी? क्या कारण देखते हैं? इलाके के लोग अलग हैं या इलाके के नेता अलग हैं? देखिए, इसके अंदर कई गलतियां हैं। पहली गलती ये है कि अगर उस इलाके के अंदर ये इतिहास है कि दो धर्म के लोगों के बीच में सेंसिटिव माहौल रहता है, तो पहली बात तो पुलिस को
जो है इसके अंदर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। पुलिस वहां पे क्यों नहीं मौजूद थी? अगर पुलिस मौजूद थी तो अगर लोग अनलाइसेंस्ड गन्स और अनलाइसेंस्ड कट्टे और खुली तलवारें और चाकू लहराते हुए, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, लेके जा रहे थे, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उनको आर्म्स एक्ट के अंदर उसी वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बहुत संगीन अपराध है कि बिना लाइसेंस के आप फायर आर्म्स लेके लहरा रहे हैं पब्लिकली। ठीक है, लेकिन सौरभ, इसमें मामला दर्ज हुआ और पुलिस वाले तो ज्यादा घायल हुए हैं। निधि जी, 188 का मामला बिल्कुल एक फर्जी और नकली मामला होता है। आर्म्स एक्ट के अंदर हिंदू हो मुसलमान हो, उन सब के ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर उसी वक्त, जिस वक्त उनके वो आर्म्स दिखे, उस वक्त मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। उनके प्रोसेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए था। अगर मस्जिद के ऊपर पत्थर मौजूद थे तो पुलिस को ड्रोन से उसको देखना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस के पास ड्रोन अवेलेबल नहीं है। पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होती है निधि जी कि अगर किसी घर के अंदर कंकर भी आता है तो पुलिस के ऐसे जो मुखबिर होते हैं, जिन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, वो लोग बताते हैं, और वो हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनको आप क्या कहोगे? जो 8 पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? वो छोटे पुलिस वाले हैं जिनकी बलि जो है वो बड़े अधिकारियों ने दी वहां पे। मुझे लगता है कि बड़े अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी थी कि इस तरीके के प्रोटेस्ट और या प्रोसेशन के अंदर इस तरीके के आर्म्स, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो अलाउ नहीं होने दिए जा रहे थे। देखिए, अगर खुले आर्म्स ले जाए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर तमंचे लहराए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, हनुमान जी ने और भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि आप शोभा यात्रा के अंदर, मुझे तो नहीं पता कि हमारे देश की संस्कृति है, हम तो बचपन से लेकर जवान हो गए। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है कि बिना भेदभाव के अरेस्ट हुए हैं और दोनों समुदायों की तरफ से अरेस्ट किए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नर बेचारे नौकरी से बंधे हुए हैं। वे तो वही कहेंगे जो कानून उनको कहने की इजाजत देता है। कथनी और करनी के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ चंद सवाल हैं कि अगर खुले आर्म्स लहराए जा रहे थे, वीडियोस मौजूद हैं, न्यूज 24 ने ट्वीट किया है वो पूरा वीडियो, ये मेरा वीडियो नहीं है, न्यूज 24 का वीडियो है, तो उनको उसी वक्त गिरफ्तार करके उस मामले को वहीं के वहीं क्यों नहीं रोका गया? क्यों इसको दंगे का रूप देने की कोशिश की गई? आपको लगता है कौन इसके पीछे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेताओं पे तो मामला दर्ज हुआ है, भले ही हल्का, लेकिन हुआ है दर्ज। जी निधि जी, देखिए, ये जो 188 का मामला है, कोई मामला नहीं है। इसके अंदर तो बेल हो जाती है और उस मामले के अंदर कुछ नहीं होता। देखिए, कभी भी समाज के अंदर तनाव होता है, दंगा होता है, फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है। बीजेपी के अलावा किसी को फायदा नहीं होता। दिल्ली से पहले 7 राज्यों के अंदर इस तरह से रामनवमी पे दंगे हुए। महाराष्ट्र में भी हुए, कर्नाटका में हुए, गुजरात के अंदर हुए, मध्य प्रदेश के अंदर हुए, तब भी दिल्ली पुलिस ने तो दिल्ली में अगर दंगे होते हैं तो इसका बीजेपी को क्या फायदा? देखिए, बीजेपी को यह फायदा है कि फिर लोग बीजेपी से जो है स्कूलों पे सवाल नहीं करेंगे, लोग बीजेपी से अस्पतालों पे सवाल नहीं करेंगे, एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार क्यों है इस पे सवाल नहीं करेंगे। एमसीडी का काउंसलर, आप मकान बनाते हैं तो 5 लाख रुपए लेंटर का लेता है, उस पे सवाल नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हम हिंदू हैं इसलिए हम हिंदू को वोट दे देंगे। अगर ये है तो ये पूरा का पूरा जो धार्मिक पोलराइजेशन होता है, इसका फायदा बीजेपी को हमेशा से, कई दशकों से मिलता रहा है और इसीलिए इसको कराया जाता है। इसको मीडिया के अंदर खूब भरपूर तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि ये पोलराइजेशन हो, हिंदुओं में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में हिंदुओं के लिए नफरत आ जाए। लेकिन मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष रहे, उन्होंने तो आप पर, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। जो अंसार जिसका नाम लिया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं उस नाम को लेकर, तो कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो पहले भी राइट्स हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे आरोपी। अब मैं मनोज तिवारी जी की पार्टी के बारे में क्या कहूं? ये विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी है पूरे विश्व की जिन्होंने बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। इन्होंने कठुआ में बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। इन्होंने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, उसके लिए जो है उसके समर्थन के अंदर यात्रा निकाली। इन्होंने हाथरस के अंदर एक बच्ची का बलात्कार 4 लोगों ने कर दिया। लेकिन दिल्ली में तो आप लोगों की सरकार है ना, दिल्ली को आप लोग कैसे संभालेंगे? हमारा तो दिल्ली में 50% वोट शेयर है। हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है और दिल्ली के अंदर बीजेपी इतनी शातिर है,
फोटोशॉप का प्रयोग करके तो इन्होंने कश्मीरी टीचरों की झूठी प्रेस रिलीज निकाल दी थी। 2 दिन तक हमें ही समझ में नहीं आया था कि कश्मीरी टीचर्स कहां से लेके आए। तो ये फोटोशॉप के मास्टर हैं। 5-5 हजार के अंदर दिल्ली में लोग कत्ल करने के लिए तैयार है। इतनी गरीबी है कई जगहों पे, तो कोई आदमी को किसी भी धर्म का हो उसको बहला फुसला के कुछ भी करवा सकते हैं, फोटोशॉप करा सकते हैं। जो भी आप आरोप लगाए विपक्ष पर, सरकार आपकी मानी जाएगी और आप लोगों को आगे किस तरह से आपके कार्यकर्ता नेता लोग किस तरह से हालात को संभालेंगे, ये बहुत अहम बात हो जाती है, बहुत गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि एमसीडी के भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है जो दिल्ली के करीब है, और ऐसी चीजों का असर चुनावों में पड़ता है। निधि जी, मैं तो ये जान रहा हूं कि आज दिल्ली वाले 2 तरीके के मॉडल देख पा रहे हैं धर्म के भी। एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जो शोभा यात्रा भी करते हैं और हनुमान चालीसा भी करते हैं और सुंदरकांड भी करते हैं, और सब धर्म के लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। एक इनका मॉडल है कि इनकी शोभा यात्रा के अंदर तलवार और तमंचे लेके नाबालिग लोगों को भेजा जाता है और झगड़े कराए जाते हैं। ये दोनों मॉडल हिंदू धर्म का एक एक आदमी देख रहा है और वो जानता है कि हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, भगवान राम ने क्या उपदेश दिया है, संकट मोचक हनुमान जी ने क्या उपदेश दिया है, और इन लोगों को जो कर रहे हैं वो हमारे किसी धर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। ना तो सौरभ, आप जुड़े हमारे साथ, आपने ये बात धर्म में लिखा तलवारबाजी करना। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी और धन्यवाद समय निकालने के लिए। और उससे आपकी बात से ये भी एक तरह से साफ हो गया है कि धर्म तो तमाम पार्टियां उसका प्रयोग कर रही हैं अपनी राजनीति के लिए, भले ही अलग अलग तरीके की हो। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका जुड़ने के लिए। और मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ मेरी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ गई हैं, जो जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। नीता, इस समय क्या स्थिति, शाम हो चुकी है वहां पे, क्योंकि सुबह से काफी तनाव था, अब क्या हालात वहां पर? निधि, हालात तो अभी ठीक हैं, लेकिन जो आसपास की दुकानें हैं वो बंद हैं, जरूर हैं। जो पुलिस है उसने पूरा का पूरा एरिया को सेग्रीगेट कर दिया है, बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। ये चौराहा है, ये कौशल चौराहा है, जहाँ पर ये प्रोसेशन जो है वो यहाँ से निकलना था। निधि, ये मस्जिद जो है, जो थर्ड प्रोसेशन है वो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्योंकि वो प्रोसेशन है जिसे परमिशन नहीं दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब ये सामने आ रहा है। ये जो है अब दिल्ली पुलिस भी मान रही है। उनका ये कहना है कि जो पहले 2 प्रोसेशंस गए थे उनको परमिशन थी, ये थर्ड प्रोसेशन है उसको परमिशन नहीं दी गई है। ये दिल्ली पुलिस अब मान गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो हमने जब आसपास के लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि जब प्रोसेशन, जो लास्ट प्रोसेशन है 6:15 के आसपास जब यहाँ से निकल रहा था, तो उसने अपनी लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ कर दी। 6:15 के आसपास, क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं, तो मस्जिद में भी नमाज जो है वो अदा की जा रही थी। मस्जिद के लोगों ने उन्हें बोला कि आप थोड़ा सा लाउड स्पीकर कम कर दीजिए, तो इसे लेकर तू मैं शुरू हो गई और जो झड़प है वो वहाँ से शुरू हुई, ऐसा लोगों का कहना है। दिल्ली पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो एलिगेशन लोकल्स लगा रहे हैं कि जो प्रोसेशन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने एक झंडा जो है वो मस्जिद की दीवार पर लगाने की कोशिश की थी, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फिलहाल उस बारे में इनकार किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो जारी हैं। अब जो थर्ड प्रोसेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन जो है दिल्ली पुलिस ले रही है। क्राइम ब्रांच ने 14 टीमें गठन की हैं, वो यहाँ पर घूम रही हैं और जो अपने अपने तरीके से जो इन्वेस्टिगेशंस है वो आगे बढ़ा रही है। डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, डिजिटल एविडेंसेस हो गए, लोगों से बात करके एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। और पीस कमिटीज़, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये छोटे छोटे जो तंबू लगे हुए हैं, यहाँ पर पीस कमिटीज़ का जो गठन किया गया था, जो सीनियर लोग होते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं, उन्हें बातचीत की जाती है ताकि वो अपने कम्युनिटी को समझा पाएँ कि झगड़ा वगड़ा ना करें और जो है सिंप्लिसिटी और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ। संक्षेप में एक सवाल और कि क्या रात भर यहाँ पे अब पुलिस बल भारी बंदोबस्त रहेगा, कब तक रहेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी?
2 दिन से तो है बंदोबस्त यहाँ पे। जो सीआरपीएफ है उसका आरएएफ भी है, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस का जो विमेन कंटिजेंट है वो भी यहाँ पर तैनात है। जब तक जो स्थिति जो है नॉर्मलाइज नहीं हो जाती वो रहेगा। यही नहीं, जहांगीरपुरी भी ही नहीं बल्कि ऐसे कई इलाके हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, वहाँ पर इस तरह से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री ने अपनी डिप्लॉयमेंट की है। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए। और देश की बात में फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जहांगीरपुरी से हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है। क्या हुआ, क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल संदिग्धों को कुछ इस तरह पकड़ती नजर आईं। एक एक कर कई संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन पुलिस जब एक वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे सोनू चिकना का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। इस बीच जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अभी ये पता तो है नहीं किस लिए गिरफ्तार किया। अब इसलिए कि हम लोगों ने ना क्राइम करा ना कुछ करा, बस हम रथ यात्रा में थे, भाई हम हिंदू हैं, हम अपना पूजा करेंगे। अब इस वजह से करा होगा उनका अरेस्ट। अब इससे कुछ बोल नहीं सकते। अब जब यहाँ से अपने रथ यात्रा अपने घर की तरफ गए और वहाँ उनके पसार हो गए और एकदम से पत्थर बरसने लगे, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने पथराव किया था। पथराव करना ही पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आप खुद तो पत्थर नहीं खाओगे ना, खुद भी तो हाथ में कुछ लोगे अपने बचाव के लिए, तो ये क्या गुनाह है? क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर गई, जिसने कई घरों और सड़क पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। घरों की छतों पर पानी की टंकियों के ढक्कनों को खोलकर देखा गया। जिस मस्जिद के बाहर झगड़े की शुरुआत हुई उस मस्जिद में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट 1 घंटे जांच पड़ताल करते रहे। जिन गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई उनकी भी जांच हुई। मैंने यहाँ खड़ी करी, जब मैं घर से आया सुना मैंने झगड़ा हो गया, तो मुसलमानों ने दंगों में मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तोड़ रहे। अगर मैं अपनी गाड़ी बचाने जाता तो वो हमला मुझ पे भी हो सकता था। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को दूर खड़े टूटा हुआ देख रहा था और सब लोग कोई पत्थर मार रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ मार रहा। और गाड़ी के अंदर मैं अपने जब 4 बजे ड्यूटी करके आया था, इसके अंदर 2-2.5 हजार रुपया काम करा था दिन भर का, वो पैसे उठा के ले गए। मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की बात गलत है। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने वाली गलियां बंद कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दंगा खेलने पर उतारू हैं? जहांगीरपुरी में अब भी माहौल तनावपूर्ण है। लोग शनिवार को हुई हिंसा को याद कर सहम जाते हैं। अकबर, फायरिंग की आवाज़ सुनी थी आपने? जी, आवाज़ तो आ रहा था काफ़ी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं। मैं घर के अंदर अपने घुस गया। जहांगीरपुरी में तनाव भरे माहौल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी, जिससे साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आइए, अब आपको सीधे महाराष्ट्र ले चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस पहले से सतर्क है। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउड स्पीकर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी सभी पुलिस आयुक्तों से मिलकर चर्चा करेंगे और एक गाइडलाइन तैयार भी की जाएगी। लेकिन इस बीच
नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर के लिए नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का विवाद हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर की नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। खासकर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी का आदेश। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी। शहर और राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना और भड़काऊ पोस्ट डिलीट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ पोस्ट के अकाउंट डिलीट करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को पत्र भी लिखा गया है। तो पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की है कि राज्य में कहीं भी धार्मिक हिंसा या तनाव न भड़के और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसकी तरह जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक माली से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब देश की बातें मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा में जेल में बंद आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि खरगोन में भी 2 ऐसे लोगों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक कथित तौर पर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती था जबकि दूसरा उसके परिजनों के मुताबिक शहर से बाहर दूसरे राज्य में था। फरीद कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती था और उसका नाम 11 और 12 अप्रैल को दर्ज दंगों में लिखा गया है, जबकि 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में आजम सह आरोपी है जो उस दिन कथित तौर पर कर्नाटक में था। खरगोन के संजय नगर इलाके में 10 अप्रैल को कथित तौर पर दंगा करने और दूसरे की संपत्ति में आग लगाने के मामले में आईपीसी की कई धाराओं से दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो देश की बात में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। लखीमपुर खीरी का जो वीडियो था उस सामने आया था इस पूरे मामले में। बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं। प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूँ उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूँ उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है। लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाए। हमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहाँ बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट जो हैं इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। हमें समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर। क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में मुंबई से खबर है कोविड को लेते हुए कि यहां पर मामले बढ़ रहे हैं लेकिन 3 कोविड सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। नमस्कार, देश की बात में बात कोरोना संक्रमण की। ये सब जानते हैं कि ये संक्रमण एक बार फिर से इसके मामले ज़्यादा आ रहे हैं और आज देश में कोविड के मामलों में 90% उछाल दिखा है। वहीं मुंबई में मार्च के बाद फिर से 50 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए 6 कोविड जंबो सेंटर्स किसी आदेश से निपटने के लिए अब भी कायम रखे गए हैं। हालांकि 3 को रखरखाव और खर्च की वजह से बंद करना पड़ा है। वेंटिलेटर, दवाइयां, एक्सरे मशीन पैक की जा चुकी हैं। बोरियों में ये आप देख सकते हैं पीपीई किट्स रखे जा रहे हैं, बीएमसी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट और टैंक भी कहीं और शिफ्ट किए जाने के इंतजार में हैं। मुंबई में पहली लहर में अब तक कुल 9 कोविड जंबो सेंटर तैयार हुए। इनमें से करीब 4000 कोविड बेड वाले नेस्को, दहिसर और कजमार के 3 सेंटर्स बंद हुए। बीकेसी, भायखला, एनडीसीआई वाली मुलुंड, ये 4 फिलहाल चल रहे हैं और मलाड सायन भी स्टैंड बाय पर है, यानी 10,000 कोविड बेड वाले जंबो सेंटर अब भी
मौजूद हैं और आपको उत्तर प्रदेश से खबर आई किस तरह से कई जिलों में मास्क एक बार फिर से अनिवार्य उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। तो बहुत अहम है कोरोना संक्रमण से खुद को बचाना और तैयारी मुस्तैद रखना। और आपको बता दें, गुजरात से जुड़ी हुई खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र भी जाएंगे और इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ तस्वीरों के साथ ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री जी विद्या समीक्षा केंद्र के सेंटर से शायद इन स्कूलों की तस्वीरें आपको ना दिखें जहां बैठने के लिए डेस्क नहीं है, मकड़ी के जाले ऐसे लगे हैं जैसे बंद कबाड़ खानों में होते हैं और जो शौचालय हैं वो टूटे हुए हैं। मैंने खुद गुजरात के शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसे स्कूल देखे हैं। और देश की बात में अब बात महंगाई की। तेजी से ये बढ़ रही है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च 2022 में सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है और इस दौरान खाने पीने के सामान और सब्जियां भी महंगी हुई हैं। देश में थोक महंगाई दर बढ़ती जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को ताजा आंकड़े जारी कर कहा, मार्च 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% पहुंच गई। फरवरी 2022 में थोक महंगाई दर 13.11% थी, जबकि मार्च 2021 में थोक महंगाई दर सिर्फ 7.89% थी। मार्च 2022 में पेट्रोल की कीमत में पिछले साल मार्च के मुकाबले 53.54% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि पिछले एक साल में डीजल 52.22% और एलपीजी 24.88% महंगे हुए। मार्च 2022 में सब्जियों की थोक कीमत में पिछले साल मार्च के मुकाबले 19.88% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सरकार की दलील है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। जानकार कहते हैं कि अब रिजर्व बैंक को दखल देना होगा। आपको लगता है कि आरबीआई को हस्तक्षेप करना होगा, वो समय आ गया है? हाँ, आरबीआई को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और उसने इंडिकेशन भी दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आरबीआई को हो सकता है समय से पहले ही कुछ हस्तक्षेप करना पड़े और अच्छी बड़ी फिगर के साथ करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज देखिए महंगाई को कंट्रोल करना आम आदमी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। और जो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, क्रूड से जो इफेक्ट आता है वो अक्रॉस द बोर्ड आता है। फूड आइटम पे कितनी बड़ी महंगाई बढ़कर आई है। व्हीट के देखिए ना, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर रहा है तो वर्ल्ड ओवर व्हीट की डिमांड हो गई है, तो व्हीट के ऊपर भी इन्फ्लेशन, इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रह सकेगा। तो और व्हीट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी के ऊपर नेचुरल है कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। थोक महंगाई दर बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशान राशन दुकानदार हैं, जिनकी बिक्री घटती जा रही है। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों की कॉलोनी में राशन सप्लाई करने वाले अशोक खुराना कहते हैं, बिक्री पहले ही 1/4 तक घट चुकी है। सनफ्लावर ऑयल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से, उसकी कीमत पे कितना असर पड़ा? 15-20 रुपए किलो का अंतर है। महंगी होगी? हाँ, महंगा हुआ। ये कब से? पिछले 1 महीने से महंगी है? हाँ, पिछले 1 महीने से कह लीजिए, जो कम हो रहे थे कम होते होते दोबारा बढ़ने शुरू हुए। तो बिक्री पे असर पड़ रहा है? बिक्री पे तो महंगाई का असर पूरी तरह। कितना असर पड़ा है? महीने में ये मान लीजिए कि 75% बिक्री, 25% सेल कम हो गई। जाहिर है बढ़ती महंगाई आम आदमी से लेकर दुकानदारों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।